ऑनलाइन स्टूडेंट जरा कंफर्म करें मुझे चैट बॉक्स पे, आपको स्क्रीन, आवाज, वीडियो वगैरह सब क्लियर है? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट जरा काइंडली मुझे चैट बॉक्स पे कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो वगैरह सब क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है। अच्छा जी, देखिए, एक्सक्यूज मी, टुडे इज द फर्स्ट क्लास। और मैं आपको थोड़ा सा मतलब जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह के हिसाब से देते हुए डायरेक्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस आवर फर्स्ट टॉपिक। अच्छा, आप लोग को हैंडआउट्स मिल गए सबको? हैंडआउट्स मिल गए ना? तो पीछे पास कर दो सर। अच्छा जी, देखिए, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, बेटा आपको जो है ना ये क्या नाम है, जो हैंडआउट में भी इस्तेमाल करूंगा, इसकी मैं आपको लिंक्स सेंड कर देता हूँ थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले जरा हम टॉपिक्स को जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर पीएम यानी कि F5, इसके हवाले से जरा पहले थोड़ी सी बात करने अबाउट दिस सिलेबस। और आपको ये पता होना चाहिए ये आपके F2 से कितना एडवांस है और कौन कौन से टॉपिक्स कैरिड डाउन है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट, एक्सक्यूज मी, सबसे पहला पॉइंट तो आप बच्चे हेडिंग दे दें किस चीज की, पेपर पीएम की, सिलेबस की। तो जो सिलेबस है, जो आपका कंटेंट्स है, उसके ऊपर जरा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं पहले। देखिए, आपके सिलेबस में एरिया नंबर 1 है, एंड दैट इज आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा जी, देखिए, आपके पास जो है ना ये सिलेबस एरियाज के ऊपर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला एरिया आपके पास कौन सा, आईटी एंड। पहले मैं नाम लिख देता हूँ, फिर एक एक को हमने डिस्कस करना है कि कौन से एरियाज में क्या क्या चीजें, और फिर उसके बाद पेपर पैटर्न, एंड देन पढ़ाई शुरू, ठीक है? सबसे पहले आप लोग नाम लिखते जाएं। एरिया नंबर 1, आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एरिया 2 जो है वो है आपके पास कॉस्टिंग। एरिया 3 जो है, अच्छा, कॉस्टिंग में आप लोगों ने वो पढ़ी होगी ना, एब्जॉर्प्शन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, F2 में ना? तो वो ये सारी चीजें, एनीवेज। अच्छा, देन है आपके पास बेटा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। एरिया 4 जो है वो है आपके पास बजट कंट्रोल एंड वेरिएंस। एरिया 5 है आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और एक है आपके पास एरिया 6। अच्छा, देखिए, इसको मैंने अलग कलर से क्यों लिखा है इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले इनके जरा नाम जो है वो आप जरा कॉपी कर लें। क्या विजिबिलिटी सही नहीं है स्लाइड ऑफ में? अब सही?
अच्छा जी, अब देखिए थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन ऑन दी सिलेबस, ठीक है, डिस्कशन ऑन द सिलेबस। देखिए नंबर 1, पहला जो सेक्शन है आपके पास, इसका नाम क्या नजर आ रहा है आपके पास, आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा देखिए इस वाले सेक्शन में, इस आईटी एंड इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में मैं आपको बताता चलूं क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे आपने F2 में, F1 में बिग डाटा और इस किस्म की कुछ चीजें पढ़ी थी, यहाँ पर है। ये थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है, इतना ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। सेकेंडली, ये क्या लिखा था आपके पास, अच्छी खासी सिग्निफिकेंस है। मैं आपको जरा टॉपिक से याद दिला दूं। आपने पढ़ा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आपने पढ़ा था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, आपने पढ़ा था उसमें टारगेट कॉस्टिंग। ये तमाम चीजें जो है, ये तमाम चीजें आप लोगों ने कहां पे पढ़ी थी, F2 में। लेकिन वहां पे और यहां पे एग्जामिनेशन स्टाइल इज डिफरेंट थोड़ा सा, मतलब जाहिर सी बात है F2 से F5 है तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना। इसमें दो टॉपिक्स नए हैं, उनके बारे में मैं फिलहाल डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त मुझे आपको यह बताना है कि ऑलमोस्ट 30 to 40% सिलेबस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पेपर F2 और MA2 वगैरह में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब जो है आपके पास बेटा ये एक एरिया है, कौन सा, MA2 याद है, F2 याद नहीं है, अभी कोई पेपर दिया, वो भी याद नहीं होगा। मैं MA2 में पहुंच गया, सुने। लेकिन टॉपिक्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। आपने MA2 में एक टॉपिक पढ़ा था लाइक रेलिवेंट कॉस्टिंग, थोड़ा बहुत हल्का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इस किस्म की चीजें, वो एज इट इज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आपने पढ़ा था मेक और बाय, CVP एनालिसिस, थोड़ा बहुत ब्रेक इवन, है ना, वो तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वहां पर F2 पे या MA2 पे आपके पास छोटे क्वेश्चंस थे, यहां पर उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज या फिर यू कैन से उनकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी ज्यादा ही होगी। एनीवेज, और भी उसमें टॉपिक्स हैं, लेकिन वो टॉपिक्स अभी फिलहाल मैं इसका आपको डिस्कशन के इंट्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है उसमें। देन आपके पास एरिया 4, और वो है बेटा आपके पास बजट कंट्रोल एंड वेरिएंसेस। आप लोगों ने पेपर F2 में एक टॉपिक पढ़ा था फिक्स एंड फ्लेक्स बजट्स, यहां मौजूद है, सवालात आते हैं, अब भी आते हैं। आपने वो पढ़ा था टाइम सीरीज एनालिसिस, कहां पढ़ा था टाइम सीरीज, MA2 में भी तो था। और F2 में एक और टॉपिक था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये स्टैट्स के, वो भी यहां पर मौजूद है। एक और चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ी थी, और वो क्या थी आपके पास, वेरिएंसेस, कुछ याद है ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लेबर रेट, ये सारे वेरिएंसेस यहां पर बेसिक के नाम से है, पेपर में ना होने के बराबर है। आपके पास पेपर में आएंगे एडवांस वेरिएंसेस, क्या आएंगे जी, एडवांस वेरिएंस, बेसिक वेरिएंस नहीं। यानी कि जो वेरिएंस आप लोगों ने F2 में पढ़े थे ना, लाइक मटेरियल प्राइस और यूजेज वेरिएंस, इसके सम वो यहाँ पर ना होने के बराबर है। लेकिन इसके बरक्स आपको कौन से वेरिएंस मिलेंगे, थोड़े से एडवांस। एंड देन द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, क्या नाम लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मैं ये बोलता हूं कि ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है, ये आपके F5 सिलेबस का बैकबोन है। ये इसमें से ऑलमोस्ट 95%, सॉरी 90% आप लोगों ने F2 में पढ़ा हुआ है। आई रिपीट, कितना परसेंट, 90% इस एरिया में से आपने पढ़ा है कहां पे। लेकिन फर्क है बेटा, F2 के अंदर इन एरिया में से वो आती थी MCQs, यहां पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर सारे जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आपने कोई ना कोई स्किल्स का पेपर तो दिया वही ना, आपको पता है CRQs क्या है, KSODQs क्या है। तो F2 लेवल पर यहाँ पे MCQs आती थी या KSODQs, यहाँ पर आएंगी CRQ, क्या आएंगी आपके पास। लेकिन अब मैं आपको जरा इसके टॉपिक से याद दिला दूं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आपने पढ़े थे रेशोस, वो F2 लेवल पे लाइक GP NP मार्जिन वगैरह इस किस्म के। सेकेंडली आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल इनकम, पूरा एज इट इज मौजूद है, 20-20 नंबर के सवाल आते हैं। आपने पढ़ा था बैलेंस स्कोर कार्ड,
4 पर्सपेक्टिव होते हैं जिसके। सर क्या सुबह सुबह कौन सी चीजें याद दिला रहे हैं, जो कोर्स में है अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो अब सेकेंड सुने, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये इसमें से ऑलमोस्ट 90% टॉपिक्स आपने पहले से, बट अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम द बेसिक्स, ताकि आपको वो चीजें रिवाइज हो सके एंड देन हम सवालात पे जा सके। ये है बेटा आपके पास 5 एरियाज आपके सिलेबस के। छठा कौन सा लिखा हुआ है? ये कोई एग्जामिनेबल कंटेंट नहीं है, ये आपको स्किल्स और प्रोफेशनल के हर पेपर में ये चैप्टर मिलेगा। इसमें है क्या, कैप्लान की बुक खोले, ये चैप्टर आपको मिलेगा, 5-6 सफों का चैप्टर है या 4-5 का। इसमें पता है क्या है, वो जो सीबी एग्जाम आता है ना, विंडो के यहाँ पर क्लिक करें, आता सवाल यहाँ पे, उसकी पिक्चर स्केच की लिखी हुई है। मतलब ये कोई पेपर एग्जामिनेबल कंटेंट नहीं है। व्हाट इज दिस, जो आपका एसीसीए पर जो आपकी एग्जाम जो होती है ना, वो आपको होता है ना कि सवाल यहाँ पर चल रहा होता है, इधर आपको जवाब देना होता है वो एमसीक्यूज, वो सिस्टम यूज करने की चीजें हैं। यानी कि एसीसी जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है ना, उसको यूज करने वाली चीजें हैं। ये आपको F5, 6, 7, 8, 9 सब में मिलेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी सेक्शंस डू वी हैव? 5 सेक्शंस, ठीक है। अब खातिन हजरात, बेटा ये 5 सेक्शंस है, 5 टॉपिक्स नहीं है। हर एक के अंदर अलग अलग क्या है, चैप्टर्स मौजूद है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पेपर F5 का, यानी पीएम का पेपर स्ट्रक्चर, पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा, और कौन कौन से एरियाज आपको कंफर्म आएंगे। बाकी तो मुझे नहीं पता क्या चीज है, कौन सी चीज आएगी कौन सी चीज नहीं। बच्चों आइएगा यहाँ पर जरा नेक्स्ट सफे पे, लिखिएगा प्लीज जरा सबसे पहले सारे बच्चे, पेपर पैटर्न। आपका एग्जाम कितने आवर्स में? वही 3 घंटे, वो उसको हटा दें। वैसे एग्जाम वो तो सोचने में निकल जाता है, शुरू कहां से, ठीक है ना। सर पेपर पैटर्न वही आपके पास 3 आवर्स, वही एग्जाम विंडो। आप लोगों ने कौन कौन से एग्जाम दिए हुए, लाइक कौन सा एग्जाम अपीयर में थे? F6 या F7 आपने दिया होगा। उसमें कितनी मार्क्स की आपको एमसीक्यूज आती थी? और केस ओटीक्यूज मिलाकर 60। द सेम पेपर पैटर्न इज ओवर हियर, ठीक है, 8 का डिफरेंट है। यहां पर जरा समझे बेटा, यहां पर आपके पास पेपर पैटर्न में आपके पास 3 सेक्शंस आएंगे। सेक्शन ए में आपको मिलेंगी 15 ओटीक्यूज। क्या मिलेंगी? अच्छा एक मिनट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओटीक्यू एंड एमटीक्यू। हाँ, व्हाट इज ओटीक्यू? ओटीक्यू का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। और बेटा ये आपको जो है ना 15 ओटीक्यूज, ये 7 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं आपको पता ही है क्या, कि मैं आपको बता दूं मिसाल। बेटा लाइक एमसीक्यू, लाइक क्या आ जाएगी आपके पास, ब्लैंक्स। लाइक आ जाएगा ड्रैग एन, यहां से उठा के वहां पर प्लेस करना। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन सबको एमसीक्यूज नहीं कहते, इन सबको क्या कहते हैं? ओटीक्यूज, सिंपल ओटीक्यूज, केस ओटीक्यू नहीं। क्या मैंने लफ्ज यूज किया? ओटीक्यूज, ठीक है। ये केस ओटीक्यूज नहीं है। तो मतलब आप इसको कह लो कि 15 एमसीक्यू है, क्या है। अब उसमें आपको ऑप्शंस वाली भी मिलेंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप भी मिलेगा, ब्लैंक भी मिलेगा। वो इस तरीके से यहाँ पर आता है ना, इस तरीके से यहाँ पर आपके पास निशान होता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगी चीज, आपने सेलेक्ट करना है। तो ये तमाम चीजें, देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स। एक आपके पास ओटीक्यू कितने मार्क्स की होगी बेटा? 2 मार्क्स की। और आपके पास कितने आ जाएंगे बेटा? ये 30। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, ये 1500 कॉल्ड एमसीक्यूज कौन से एरिया से आएंगे? पता नहीं, पूरे सिलेबस हमें नहीं पता कहां से आएंगी, बस सीधी सी बात है। लेकिन चलो मैं बता दूं एक मिनट, सब लेकिन के बाद आता है बेटा। देन वी हैव सेक्शन बी। और बेटा सेक्शन बी में आपको मिलेंगी 3 केस ओटीक्यूज। अच्छा व्हाट इज केस ओटीक्यू? वो क्या होती है? देयर इज अ केस, उस केस से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज है। सर यहां पर आपको मिलेंगी 3 क्या
केस ओटीक्यू बोले, वो सिंपल ओटीक्यू है भाई। अच्छा, एक 3 केस ओटीक्यू, एक कितने मार्क्स की होती है बेटा? 10 मार्क्स। यानी कि ये भी कितने हो गए बेटा आपके पास? इसका मतलब आपका जो 60% एरिया है एग्जामिनेबल लिहाज से, वो किस फॉर्मेट में पूछा जाता है? एमसीक्यूज के लिहाज से किस फॉर्मेट में सवाल? इसका मतलब आपकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? अभी मैं आता हूँ स्टडी, आपको कौन कौन सी किताब या किट वगैरह क्या चीजें सवाल करनी है, नोट्स वगैरह तमाम चीजें। बेटा एक तो आपके पास ये हो गया पेपर पैटर्न में, और अब आ जाते हैं आपके पास सेक्शन सी, और इसमें बेटा आपको मिलेंगी क्या? 2 CRQs। देयर आर 2 CRQs। एक CRQ आपको कितने मार्क्स का मिलेगा? 20 मार्क्स का। तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास? 40। तो इसका मतलब आपका जो 100% पेपर है उसमें से 60% किस पर डिपेंड कर रहा है? एमसीक्यूज स्टाइल पे। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपकी बहुत पुरानी है, MA1 MA2 F1 2 3 इस तरह F1, आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए और अभी आपने स्किल्स के एग्जाम्स भी दिए। तो बेटा आपको मैं ये मशवरा दूंगा, खैर अभी मशवरा खैर छोड़ो बाद में। अब 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट वेट, 1 मिनट वेट, 1 मिनट वेट। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको 30 नंबर कहां से मिलेंगे, बाकी 70 नंबर कहां से आएंगे मुझे नहीं पता, किसी भी टीचर को नहीं पता, सही है? सुने, नंबर 1, ये कहां से आएगा? ओवरऑल पता नहीं कैसे भी आ जाए भाई। फिर क्या है? ये क्या है? 3 केस होगी, क्यों कहां से आएंगी? 1 मिनट वेट, एक सफा पीछे है सारे, एक सफा पीछे आइएगा बेटा, यहाँ पे पेपर पैटर्न में यहां से आपको मिलेगी एक, कहां से? इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं? अब फिर एक मसला, उन 5 में से कौन सा आएगा? मुझे क्या पता, आपको जब पता आए तो मुझे भी बता देना सर ये आया था। हाँ ये भी हो सकता है कि एक केस ओटीक्यू में पांचों तो नहीं पूछेंगे यार, वो एक केस में तो कोई 2 आ जाते हैं, ठीक है, मोस्टली एक ही होता है या 2 भी आ सकते हैं, एक का दुख का सवाल। सवाल सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक केस ओटीक्यू कहां से आएगी? तो जब आपने पढ़ाई शुरू करनी है तो अच्छा, अब एक सेकेंड, इससे इस वाले सेक्शन से सिंपल केस ओटीक्यू आ सकती है, आ सकती है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। वाई? लेकिन फिर एक मसला, मैं ऐसे ही इमेजिन कर रहा हूं, सपोज कि इसमें से एक केस ओटीक्यू आ गई टारगेट कॉस्टिंग से, कहां से आ गई? तो जो बाकी चैप्टर्स में से एमसीक्यूज तो बन सकती है ना, एमसीक्यूज कहां से आएंगी? कहीं से भी। अच्छा बेटा 1 मिनट वेट, सर एक केस ओटीक्यू तो आपने बता दी, बाकी की 2 पता नहीं, ठीक है ना, वो नहीं पता, एक कहां से आएगी? कॉस्टिंग से। अब आ जाओ इधर, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी बेटा, हाउ मेनी सीआरक्यूज डू वी हैव? 2 सीआरक्यूज, 20-20 नंबर के। दूसरे का तो पता नहीं है, एक यहां से आ जाएगा बेटा, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, एक सीआरक्यू कहां से आएगा? परफॉर्मेंस से, दूसरा आप बोलोगे सर पता क्या है? पता ये है बच्चे, हमने एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है ना, तो जरा सबसे पहले इसको नोटिस करो, एक केस ओटीक्यू आपको कहां से मिलेगी बेटा? कॉस्टिंग से, और एक सीआरक्यू परफॉर्मेंस। क्योंकि जब से पेपर F5 लॉन्च हुआ है दिसंबर 2007 से, जब से लेकर आज मतलब लास्ट अटेम्प्ट तक, एक सीआरक्यू हमेशा से एग्जामिन कहां से होता है? एंड इट डज मेक सेंस, व्हाई? बिकॉज पेपर का नाम भी क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट। एक सीआरपी यहां से, अच्छा ये वो चीजें जो कि हमें पता होती है, बाकी दूसरा सीआरक्यू पता नहीं, हो सकता है बजट से आ जाए, वेरिएंस से आ जाए, डिसीजन मेकिंग से आ जाए, कहीं से भी आ जाए। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कितने मार्क्स सर्टेन है कि कहां से आएंगे? 30 मार्क्स। सो दिस इज द वे टू स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस था, और मैंने शुरुआत भी कॉस्टिंग से करनी है, खैर वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो जरा इसको नोटिस कर लीजिएगा कि एक केस ओटीक्यू फ्रॉम द कॉस्टिंग एरिया और एक सीआरक्यू परफॉर्मेंस, बाकी जो है वो एग्जाम है, ठीक है। कुछ एरियाज डिफाइंड होते हैं, कुछ एरियाज अनडिफाइंड होते हैं, बाकी पेपर स्ट्रक्चर जल्दी से कॉपी करें। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग दैट आप लोगों की स्प्रेडशीट पे प्रैक्टिस अच्छी होगी या टाइपिंग वगैरह, हाँ या ना?
बेटा 60% ऑफ योर एग्जाम बेस्ड ऑन एमसीक्यूज टेक्निक्स। ये हैंडआउट्स मिल गए सबको? अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, ये पेपर स्ट्रक्चर आप लोगों ने कॉपी कर लिया, आई होप सो, ठीक है। अब जो है बेटा हम लोग जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये आपको एग्जामिन, मतलब इसकी चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन आ जाता है या तो एमसीक्यूज में, सीआरक्यू में इसका अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। आई डू रिपीट, क्या नहीं आएगा? अलग से सवाल नहीं आएगा। जैसे एक सवाल आ गया परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, ये तो पक्का है ना, ठीक है। दूसरा सर पता नहीं, हाँ अच्छा एक चीज, यहां से सीआरक्यू नहीं है, यहां से कॉस्टिंग से सीआरक्यू नहीं आएगा। यहां से जो भी एग्जामिन होगा वो क्या एग्जामिन होगा? या तो केस ओटीक्यू या एमसीक्यू, इससे सीआरक्यू नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था, ये जो आईटी का एरिया है बेटा, इस आईटी के एरिया में से अलहदा से अलग से 20 नंबर का सवाल फिर क्या होगा? पार्ट, या तो एमसीक्यूज होंगी या तो पार्ट होगा, वो भी पीएम के साथ मिलकर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के साथ मिलकर, सही। एनीवेज, अब बेटा अब हम लोग जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले एरिया से। कहां से? कॉस्टिंग से। वो भी थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं। कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे, वो भी थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं। सबसे पहले आपको मुझे कुछ बेसिक्स बताना बहुत जरूरी है, और ताकि वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब ये हैंडआउट नंबर 1 में बिल्कुल बेसिक्स आप देखेंगे तो आपको बेसिक्स ही नजर आएंगी, ताकि आपकी और मेरी फ्रिक्वेंसी भी मैच हो जाए। एक दो दिन में बेसिक्स के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। बेटा सबसे पहला पॉइंट, सारे बच्चे अगले सफे पर हेडिंग दे दीजिएगा कॉस्टिंग की। बच्चों ये कॉस्टिंग का सेक्शन नहीं है, ये कॉस्टिंग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बेसिक्स। आपको पता है इस लेवल पर भी, F5 लेवल पर भी देयर आर एमसीक्यूज। आई डू रिपीट, इस लेवल पर भी देयर आर एमसीक्यूज जिसमें हाई लो मेथड भी आ जाता है। क्या आ जाता है? और रियल एग्जाम में एग्जामिन भी हुआ हुआ है। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा कॉस्टिंग की बेसिक्स, ठीक है। हैंडआउट साइट पे और ऑनलाइन बच्चे, बेटा ये जो हैंडआउट है ये आपको मैं लिंक थोड़ी देर के बाद शेयर कर देता हूँ। फिल वक्त इधर जरा ध्यान दीजिएगा। बेटा एक्सक्यूज मी, वेरी मच सिंपल। मैं जो भी चीज स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा कि आपको आती है और हम डायरेक्ट सवाल स्टार्ट करें, जैसे हाइलो मेथड भी। मैं अपने तरीके से आपको बेसिक से जो है ना वो बताता रहूंगा, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दिस हैंडआउट। नंबर 1, एक्सक्यूज मी, लिखा क्या हुआ है पहले ये बताइएगा? कॉस्टिंग। बेटा सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग किसे कहते हैं? देखिए, आप कोई, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ठीक है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, यार ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मुझे मैन्युफैक्चर करना है। मुझे एक बात बताएं, या कोई भी एक्टिविटी करनी है, चाहे आपको पिकनिक पे जाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, 3 किस्म के कारोबार होते हैं ना, प्रोडक्शन है, सर्विस है, और क्या है आपके पास? ट्रेड है। कोई भी काम करना है यार, कोई भी काम करना है, आपने इस कमरे में रेनोवेशन करानी है, घूमने जाना है, कुछ भी काम करना है, क्या हर काम में खर्चा लगता है? सिंपल है। कॉस्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर एक्टिविटी। क्या बोला मैंने? फ्यूचर एक्टिविटी में होने वाले खर्चे को एडवांस में एस्टिमेट करना, एक्चुअल नहीं। क्या करना? यार लगभग इतना खर्चा हो जाएगा, लगभग इतना खर्चा। इस अमल को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्टिंग। सर व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग का सिंपल मतलब है कि बेटा इट इज अ प्रोसेस। क्या है ये? प्रोसेस, आईएनजी लिखा हुआ है ना, प्रोसेस होना। तो कॉस्टिंग का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? फ्यूचर एक्टिविटी में होने वाले खर्चे को एडवांस में एस्टिमेट करना। क्या करना? अब एक छोटा सवाल, बेटा मैंने एस्टिमेट किया है कि मेरा जो खर्चा होगा XYZ काम है $200 का। सवाल, क्या एक्चुअल में $200 ही होंगे? नहीं सर, ये तो तुम्हारा एस्टिमेट था। एक चीज होती है, आप लोगों ने बचपन से सुनी है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और क्या?
डिसीजन मेकिंग। यार किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप एक एस्टिमेट तो करते हो ना, हर काम एस्टिमेट पे होता है। 9 बजे क्लास है, आपने बोला कि मेरा घर 20 मिनट्स की डिस्टेंस पे आधे घंटे के, तो आप आधा घंटा पहले निकले। आपने सिस्टम क्या किया है सर, आपने एस्टिमेट करके काम को शुरू किया है, एस्टिमेट करके काम को आपने स्टार्ट किया है, आपने प्लानिंग की है। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है, अच्छा पूरा F2 और F5 प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग ही है, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है लाइक बजट और वेरिएंस, ऑनगोइंग एक्टिविटी पे मॉनिटरिंग रखना। एनीवेज इन टर्म्स को छोड़ें। सर व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले इखराजात को पहले से क्या करना है, एस्टिमेट करके रखना है, ठीक है। तो इसमें जरा लिखिएगा कॉस्टिंग क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ estimating cost for future activity. It's a process of estimating cost for future activity. सर ये जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट दो किस्म की है। एक होती है बेटा आपके पास कौन सी, डायरेक्ट, और दूसरी क्या, इनडायरेक्ट। बेटा और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये MA2 या F2 नहीं है कि आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाए, वो तो सिलेबस में भी नहीं होती। हमें इतना तो पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या चीज होती है, सही ना। अच्छा जी बेटा क्या है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द खर्चा, कॉस्ट, एस्टिमेट करना, एक्चुअल नहीं, एस्टिमेट करना कॉस्ट को फॉर द फ्यूचर एक्टिविटी, ये चीज क्या कहलाती है आपके पास, कॉस्टिंग। अब सवाल सर, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो अमूमन तौर पे तीन किस्म की कॉस्ट आ रही होती हैं। आई डू रिपीट बेटा, अमूमन तौर पे तीन किस्म की कॉस्ट आ रही होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट की कॉस्ट। बेटा यूनिट किसको बोलते हैं, मुझे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूंगा, यूनिट। तो बेटा जो पर यूनिट की आपके पास कॉस्ट होती है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जरा मुझे बताइए। सर उसमें आता है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, क्या आता है उसमें, क्या आता है डायरेक्ट लेबर। फिर उसमें क्या आ जाता है आपके पास, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई है तो वो भी आ जाएंगे, ओवरहेड्स। तो आपके पास ये जो कॉस्ट है, अज्यूमिंग 10 10 और 5, तो बेटा जो आपके पास 25 की कॉस्ट आई है, इज इट एक्चुअल कॉस्ट, व्हाट इज दिस सर, इट इज द व्हाट, ये मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। आगे चल के हम इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एनीवेज वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेटा सबसे पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगा, साथ साथ कॉपी जरूर करें, साथ साथ कॉपी जरूर करें। अच्छा एक चीज तो हमारी डिस्कशन में रह गई, वेट करना 1 मिनट, इधर है बेटा। पहले मुझे बताओ किताब कौन सी पढ़ते हो, ओ सॉरी, किताब पढ़ते हो, पहले ये तो पूछने, किताब पढ़ते हैं, नहीं, वेरी गुड। नहीं शुरू शुरू में बहुत जज्बा होता है, सर किताब बताए कौन सी, मैं तो दोनों पढ़ूंगा। एंड में वही बच्चा आके पूछता है सर बुक पढ़नी है, और ये अच्छा ये नहीं पूछते बुक पढ़नी है तो बहुत बड़ा सवाल है, सर कौन से चैप्टर बुक से पढ़ने हैं, ये सवाल आता है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुने, जो रियलिटी आपको पता है क्या है, सुने बेटा, बुक तो पढ़ने की होती है, ठीक है। आपकी कौन सी प्रैक्टिस है पढ़ने की, F5 में क्या प्लान ले लो, आपकी चॉइस है। नहीं एक बच्चा कहता सर मुझे BPP पढ़नी है, वो पढ़ ले भाई, आपके पास वो भी तो है, ACC स्टडी हब, उसमें से पढ़ लो। वैसे उसमें से कभी किसी ने पढ़ा है स्टडी हब में से, कोई टॉपिक पढ़ा है, बताओ कौन सा, कोई टॉपिक बताओ कौन सा पढ़ा है। नहीं मैं वही बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट करो, कौन सा टॉपिक पढ़ा, कोई भी टॉपिक बता दो। डबल ए का पढ़ा था, हाँ, कोई कोई एक दो टॉपिक पढ़ा है, वही टॉपिक आपने BPP या कैपलन से देखा था, तो क्या आपको फर्क महसूस हुआ, वही चीजें। देखो मैं आपकी छोटी सी मिसाल दूं, आप लोगों ने, बच्चों ने F7 पढ़ा हुआ है, ठीक है, IS2 ना स्टडी हब में चेंज होगा, ना कैपलन में, ना BPP में, वो तो वही रहेगा ना। हम F5 पढ़ रहे हैं, चाहे यही टॉपिक मैं BPP से पढ़ूं, कैपलान से पढ़ूं या स्टडी हब से, टॉपिक तो चेंज नहीं होगा। फर्क क्या है, वर्डिंग्स का एंड द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। स्टडी हब में आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से समझाया गया है ना चीजें, थोड़ा इजी इजी करके। बेटा आपकी चॉइस है, कहीं से भी पढ़ो। हाँ एक चीज मैं आपको बोलूंगा जो कि आपने लाजमी करना है, और वो ये है,
स्टडी हब से एमसीक्यूज तो है हर चैप्टर की, है ना, एमसीक्यूज वगैरह है ना, वो लाजमी है, वो लाजमी है। नंबर वन, थ्योरी के लिए कहां से पढ़े सर, आपकी मर्जी है, मैं तो खुद थ्योरी इतनी लिखा देता हूं, अभी हैंडआउट्स में आते जाएंगे, इस वाले में तो नहीं है, सेकंड हैंडआउट में आहिस्ता आहिस्ता आपको थ्योरी, तो ये मैंने सर आपके नोट्स पढ़े या किताब पढ़े, तो फिर क्योंकि मोस्टली थ्योरी में सारी चीजें क्लास में कवर करता हूँ लिखा के, या कुछ चीजें लिखी नहीं, लेकिन स्टिल आपकी चॉइस है बीपीपी, कैपलान या स्टडी हब, लेकिन स्टडी हब से क्या चीज लाजमी मैंने बोली, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यूज वगैरह, तो यानी अच्छा, और एग्जाम किट, एग्जाम किट क्लास में, क्लास में आज नहीं, कुछ टाइम के बाद मैं आपको बता दूंगा कि अब से रोजाना लाए, क्लासरूम के अंदर आपके पास कैपलान किट होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, कैपलान की किट, और बीबीपी की किट भी ले रहे हैं, अच्छी बात है। वाई, देखिए CRQs, आई एम टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले क्या चीज, चाहे आप बीपीपी से पढ़ो चाहे कैपलान से, बीपीपी कैपलान अपने घर से नहीं लाए, उसके अंदर पास पेपर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंडेक्स खोलते आगे लिखा होता है ना कौन से ईयर में है, बेटा असल चीज पास पेपर्स होती है, ये कोई बीपीपी कैपलान स्टडी अपनी असल चीज क्या है, पास एग्जाम पेपर्स। और कैपलान और बीपीपी में फर्क ये है, आपको पता होना चाहिए, बच्चों को अभी भी इस चीज के बारे में शायद नहीं पता, अगर आप एक पास पेपर खोलो, उसको कैपलान से पढ़ो, कहां से, आंसर की वर्डिंग डिफरेंट होगी, वही पास पेपर बीपीपी की किट के आंसर से पढ़ो, अल्फाज चेंज हो, मतलब तो सेम है, लेकिन आपको बताऊं फर्क क्या है, वाई आई एम प्रेफरिंग कैपलान, क्योंकि कैपलान के जो पीछे के आंसर्स है ना, वो कैपलान के है ही नहीं, वो एक्चुअल एग्जामिनर के हैं, किसके, कैपलान ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट पास पेपर उठाए, एग्जामिनर के लिखे हुए सॉल्यूशन के साथ उसको कंपाइल किया, ऊपर कैपलान लाया और किट बनाई गई है। बीपीपी ने क्या किया हुआ है, उन्हीं के जो जवाबात है वो किसने लिखे हुए, बीपीपी के राइटर्स ने, अगर मैं कोई किसी जवाब, किसी सवाल का आंसर लिखूं तो मेरे अल्फाज होंगे, आई बात समझ में, सो व्हाई आई एम प्रेफरिंग कैपलान, जस्ट बिकॉज के हमने तो एग्जाम देना ना, तो एग्जाम में एग्जामिनर की जो थ्योरी है ना, क्योंकि एफआई में काफी थ्योरी है, इसमें आपको अच्छी खासी थ्योरी टाइप करनी पड़ेगी, तो जो थ्योरी लिखने का अंदाज है वो एग्जामिनर की थीम कॉपी करे, सो वो आपका एक आंसरिंग का लेवल नेक्स्ट हो जाता है, आई बात समझ में, दैट्स व्हाई। अब आपके लिए सिंपल कर रहा हूं, किट कितनी यूज करनी है, दोनों, CRQs कहां से कर रहे हैं, कैपलान से, और बीपीपी से और कैपलान दोनों से आपको क्या करनी है, एमसीक्यूज, और एमसीक्यू की तीसरी सोर्स, चौथी सोर्स नोट्स, जो मैं आपको दे रहा हूं साथ साथ, सही है, तो आपके पास इतना ज्यादा स्टेप हो जाएगा चीजें इसको करने के लिए। एक्सक्यूज मी, नंबर वन तो आप अपने लेक्चर नोट्स के ऊपर बात कर रहे हो, बीबीबी कैपलान एमसीक्यूज और स्टडी हब, CRQs के लिए क्या फॉलो करनी है, कैपलान, दैट्स इट, वेरी मच सिंपल, ठीक है। चलो जी बच्चों, आ जाए बैक टू द टॉपिक, एक्सक्यूज मी बेटा, बैक टू द टॉपिक, हम थे कॉस्टिंग पे, बेटा साथ साथ कॉपी भी करेंगे हम। कॉस्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले इखराजात को पहले से आपने क्या करना है जी, पहले से एस्टिमेट करना है, फ्यूचर में होने वाले खर्चे को पहले से क्या करना है, एस्टिमेट करना है, एंड दैट प्रोसेस, दैट अमल इज कॉल्ड व्हाट, कॉस्टिंग। बेटा दो तरह की कॉस्ट है, पहली कॉस्ट कौन सी बोली मैंने, डायरेक्ट, और दूसरी कौन सी है, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलेंगे, ओवरहेड्स, ठीक है। कोई चैप्टर फॉर्मली स्टार्ट नहीं हुआ है, मेन हेडिंग क्या लिखी है, बेसिक्स, थोड़ी देर के लिए बेसिक्स आपके पास चलेंगे, हैंडआउट्स आई होप सबको मिल चुके हैं, लास्ट में मिले आपको हैंडआउट्स, ठीक है, हैंडआउट पे आइएगा जरा सारे। ओके, नाउ ख़वातीन और हज़रात, हैंडआउट साथ में खोल के रखिएगा और रजिस्टर पे आ जाए, रजिस्टर पे भी साथ साथ रहेंगे। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि रॉ मटेरियल्स, मटेरियल्स की छोटी सी एक हेडिंग, अच्छा यहाँ पर वो नहीं है जो आपने F2 में पढ़ा था ना, फीफो लिफो ईओक्यू वगैरह, वो चीजें नहीं है भाई, ये भी बेसिक्स बस ऐसे ही थोड़ा सा पुशअप करने के लिए। सर अगर एक यूनिट को बनाने के लिए, कॉपी वॉपी भी मत करना, वेट करना,
बेटा एक यूनिट को बनाने के लिए लेट से फॉर एग्जांपल 4 किलो मटेरियल लगता है और 1 किलोग्राम बाजार में $3 का है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 12 पर यूनिट। इसका क्या मतलब है, इस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस एक प्रोडक्ट एक पीस को बनाने के लिए मटेरियल कितना चाहिए 4 kg। 1 kg कितने का है 3, तो आपके पास कितना आ गए 12। दैट्स वेरी मच सिंपल। नाउ बेटा अब यहां पे मटेरियल के साथ डैश लगा के हेडिंग एक लिखिएगा प्रॉपर तरीके से। यह लिखा बेटा वेस्टेजेस। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं और वो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। देखो बेटा अगर एक यूनिट को बनाने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं 6 किलोग्राम लगता है और मुझे उम्मीद है एक्सपेक्टेड वेस्ट जो है वो 1.5 kgs का है, यानी कि बेटा इस एक पीस के लिए मुझे चाहिए कितना मटेरियल 6, 7.5 नहीं चाहिए, कितना चाहिए 6 kg। आई नीड कितने केजीज 6 kg। इस एक पीस को, इस एक यूनिट को बनाने के लिए आई नीड कितने किलोग्राम्स 6 किलोग्राम्स। लेकिन मेरा एक अंदाजा है यार, जब जब मैं प्रोडक्शन करने जाता हूं ना तो 1.5 किलोग्राम वेस्ट हो जाता है। फिर से बोल रहा हूं कितना केजी चाहिए 6 kg चाहिए भाई, ये मेरी नीड है। क्या ये दूसरा सवाल, अब मैं बाजार जाके खरीदूंगा कितना, क्यों 7.5 खरीदूंगा, उसको मशीन में डालूंगा 1.5 किलो वेस्ट हो जाएगा और मेरी जरूरत कितनी पूरी हो जाएगी। तो सिंपल लैंग्वेज में बेटा अब आप बाजार जाके कितना परचेस करोगे 7.5 kg क्या करोगे परचेस करोगे। कितना परचेस करना है बेटा आपने 7.5 kg परचेस करना है। आई डू रिपीट अगेन, चाहिए कितना 6, खरीदना कितना है, क्यों लॉस का मार्जिन रखते हुए ना। इसको बेटा जरा नोटिस कीजिएगा। आई नो बहुत बच्चों वाली चीज है, अभी देख लेते हैं सवाल में। आई नीड 6 kilograms बट आई विल परचेस 7.5, फिर एक जितने का भी होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, आंसर बताना। बेटा हैंडआउट नंबर 1 आपके पास है। ऑनलाइन बच्चे बेटा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप जरा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हैंडआउट्स सारे आपको मिल जाएंगे बाद में। बेटा दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे टाइम का ख्याल रखो, जल्दी जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, इसको जरा सॉल्व करें और चलो सॉल्व करो। आंसर नहीं बताना, ये लो हैंडआउट पीछे पास करो। जी कौन सा 67 तो नहीं है, 70s में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा सॉल्व करें। जी बेटा देखो मेरे पास 2 आंसर्स आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले अगर आप देखो तो ये वाली तो कितनी सिंपल एग्जांपल थी ना, और फौरन आंसर बच्चों के चेंज हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं नुक्स है जिसको सुधारना है, वो मुझे पता है ना, मुझे पता है पहली क्लास में। अच्छा ये कोई सवाल नहीं है बेटा, कोई सवाल नहीं है, ये आगे चल के F5 लेवल पर एक सवाल का हिस्सा है, एक पार्ट है। आई बात समझ में, मटीरियल तो मुझे पता है ये गलत होगा, अभी भी गलत आ रहे हैं बच्चों के। जी 2 आंसर्स आ रहे हैं, एक क्या आंसर आया 74.25, दूसरा 75। ये 2 आंसर्स आ रहे हैं नजर यहाँ पर भी और ये, ठीक है चले जी अब देख लेते हैं। प्लीज कॉपी मत करना, आई डू रिपीट, जब मैं बोलूं तब कॉपी करना, वेट करना। क्या लिखा भाई, एक यूनिट को बनाने के लिए, बेटा जरा गौर से सुनना, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना किलोग्राम चाहिए 13.5, वेस्ट कितना है 10%,
और 1 kg आपके पास कितने का है? 5। बेटा कैलकुलेटर ऑन करें सारे बच्चे। तो अच्छा, यहां पर बेटा रेफरेंस जरूर देना, दिस इज माई हैंड आउट नंबर 1, ठीक है, हैंड आउट नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। बेटा प्लीज डू नॉट कॉपी, अभी कॉपी मत करना, कैलकुलेटर से पहले मुझे आंसर दे दीजिएगा। क्या लिखा है? 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना केजी चाहिए? 13.5। कैलकुलेटर ऑन करो बेटा सारे। तो 13.5, वेस्टेज कितना है? 10%। इसमें 10% ऐड करो, बनेगा 1.35। यही हुआ ना? आंसर निकाल, कितना बता, कितना? 14.85 किलोग्राम, हाँ या ना? और 1 kg कितने का है? 5। मल्टीप्लाई करो 74 ये आंसर आ रहे थे आप लोग के? बेहतरीन। गलत, गलत आंसर। सर ये तो आप जो है ना वो करा करा के गलत कर रहे हैं, गलत है ये आंसर आता आप लोग का। अब जरा मिस्टेक सुनना, आपने क्या की है सुने बेटा। इट्स ओनली द थिंग कि हमें परसेंटेजेस को एनालाइज करना नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूं क्या चीज है, गौर से सुने और ऊपर वाली एग्जांपल पर आए। बेटा ये जो परचेज होती है ना, क्या ये 100% होती है? क्या होती है? मेरा एक छोटा सा सवाल ऊपर वाली मिसाल से, खरीदना कितना है वो केजीज में बताओ। 7.5 केजीज आपने खरीदना है ना, उसको प्रोसेस में इंसर्ट करना है, नुकसान कितना होगा? 1.5। एंड में क्या रह जाएगा? 6। ये जो 6 किलोग्राम है बेटा, ये जो 6 किलोग्राम है, जो नीड है वो हमेशा होती है आफ्टर द लॉस। नीड क्या होती है? आफ्टर द लॉस। बल्कि इसको मैं नीचे वाले सवाल में लिख देता हूं। अब बेटा पहले मेरी बात सुनना, मैं इंतहाई दर्जे के बच्चों वाले अंदाज में बता रहा हूं। ऐसा मैं कभी MA2 F2 को बताया करता था, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले अंदाज में। गौर से सुनना इधर। बच्चे मुझे छोटी सी बात बताओ, तुमको नीड कितनी है इस सवाल में? 13.5 kg। सिंपल मुझे इतना बताओ, इज इट बिफोर लॉस या लॉस निकालने के बाद? लॉस। इतना मुझे पता है कि तेरा 13.5 किलोग्राम खरीदना नहीं है, खरीदना उससे ज्यादा ही है। वो जितना खरीदते हैं ना वो 100% होता है। वो क्या होता है? जिन बच्चों ने इसका 10% निकाला था, उन्होंने इसको क्या अज्यूम कर लिया था? 100%, जबकि 100% नहीं है, ये 90% है। सर नीड का मतलब ये है सारे लॉस वगैरह निकालने के बाद, दिस इज माई नीड। और बेटा नीड का मतलब ये है कि आफ्टर 10% लॉस, इसका मतलब ये अपने आप में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? खरीदना कितना है? 100%। 100% खरीदूंगा, उसका 10% माइनस होगा, तो फिर क्या आ जाएगा मेरे पास? 90%। और बेटा एक चीज और, बच्चों वाले अंदाज में अगर आप देखो इधर, बेटा एक होता है इनपुट, और इसी को ही हम लोग प्यार से बोलते हैं क्या? परचेज। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आउटपुट। और उसी आउटपुट को हम लोग क्या बोलेंगे? नीड बोलेंगे। ठीक है। अब एक चीज जरा बेटा इधर समझिएगा, इट्स नॉट वेरी मच सिंपल, लेकिन ऐसा हम पेपर में नहीं करेंगे, तो सिर्फ अभी समझने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ सेट हो जाएगा कैलकुलेटर पे। बेटा जो परचेज है वो कितना परसेंट है? 100%। या परसेंटेज लिख रहा हूं, यहां पर मैं केजीज लिख रहा हूं। और सेकंड बेटा मुझे बताओ लॉस कितना है इस केस में? 10%। तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 90। और आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? नीड। अब आप अपने सवाल में देखो, आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? नीड दी हुई है। कितनी है नीड? बेटा नीड कितनी है? 13.5। और मैथमेटिक्स का उसूल है, जहां होते हैं वहां डिवाइड करते हैं, जहां जाना है वहां मल्टीप्लाई। यानी कि 13.5 कितना परसेंट है? 90%। एंड यू नीड, आपको कितना चाहिए? 100%। मैथ्स का रूल है, जहां होते हैं वहां डिवाइड, जहां जाना है वहां मल्टीप्लाई। तो बेटा नाउ वेरी मच सिंपल बेसिक्स, ये आपके पास खुद कितना परसेंट है बेटा? 90%। तो अब मैंने क्या काम करना है? 13.5 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। तुम्हारा जवाब आ जाएगा 15। ये सब नो, ये 15 क्या है? परचेज, जो खरीदारी करने जानी है। ठीक है। तो बेटा ये जो आ जाएगा ना मेरे पास, दिस विल बी माई व्हाट? परचेजेस। कितना केजी बनता है ये? 15। और 1 kg कितने का है?
$5। तो इसका मतलब 75 पर, अगर किसी बच्चे का जवाब, मैं मिसाल दे रहा हूं, 74.8 होता और वो राउंड ऑफ करके 75 बोलता, तो वो भी, क्योंकि आंसर तो सही हो जाता लेकिन अप्रोच अप्रोच गलत है बेटा। 13.5 इज नॉट 100%, इट्स कितना परसेंट? 90%। ठीक है, जरा इसको जल्दी से कॉपी कर ले और ये बॉक्स वॉक्स बनाकर जो है ना छोटे भाई को कभी समझा देना, जो बच्चों को आएंगे आइंदा आने वाले उनको समझा देना। खुद आपने पेपर में इसको कैलकुलेटर पे लिखना है, सही है? जल्दी से इसको नोट डाउन करें। इसका मतलब रॉ मटेरियल एक यूनिट को बनाने के लिए आपको कितने का चाहिए? 75। प्लीज हरी अप, डू इट फास्ट। जी बेटा, इज इट डन? अच्छा, नाउ चलो खैर कर लो। बेटा ये कोई सवाल नहीं है, ये तो MA2 पे भी सवाल नहीं है। ये आगे चल के सवालात के क्या बन जाते हैं, को पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये मैं बेसिक्स बच्चों वाले अंदाज में आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप आपके पास सवालात आ जाएंगे, सही है? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, पेपर F5 में यू शुड एक्सपेक्ट 50% थ्योरी। कितने परसेंट थ्योरी? समटाइम्स मोर देन 50%, समटाइम्स 70%, पता नहीं। क्योंकि देखो, जो 20 मार्क्स के CRQs हैं, यानी कि 20-20 के कितने हो गए? 40। उसमें से आप तकरीबन 20-25 थ्योरी का अज्यूम करें। समटाइम्स होता है कि 20-25 कैलकुलेशन की आ गई। और जो ऊपर 60 नंबर की MCQs है उसमें भी तो थ्योरी होगी ना, है ना? तो वो तो कुछ नहीं कह सकते। बच्चे इसमें भी पूछते हैं, सर आप बताएं क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या पता क्या इंपॉर्टेंट है भाई। कि इसकी वजह क्या है, पेपर में कुछ भी आ जाता है। व्हेन यू विल लॉग इन योर एग्जाम, कोई भी सवालात शफल होकर आपको आ जाते हैं, पड़ोस वाले बच्चे का सवाल डिफरेंट होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स। सो यू शुड बी रेडी फॉर एटलीस्ट कितने परसेंट थ्योरेटिकल असेसमेंट? 50, समटाइम्स मोर देन 50। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी सब बेकार की बात है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या आएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ, जो चीज आपको पता है कि इस एरिया में से आना है वो आपको पता है, बस दैट्स इट। अब उसमें भी से सवाल क्या है? एनीवेज, चल बेटा आगे बढ़ो। अब अपने पास एक हेडिंग लिखना है, एक्सक्यूज मी, लेबर कॉस्ट। बच्चे जरा जल्दी से हेडिंग लिखिएगा, लेबर कॉस्ट। और डोंट वरी, यहां पर उस किस्म की चीजें नहीं है, टाइम एंड हाफ और जो आप F2 में पढ़ते थे बेटा वो लेबर कॉस्टिंग थी। ठीक है, यहां पर उससे थोड़ा सा ज्यादा है। लेबर कॉस्ट के ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा बेटा थोड़ा सा, क्या? आइडल टाइम, आइडल, आइडियल नहीं, आइडल। अच्छा बेटा, एक होता है आपके पास जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल टाइम। इसमें से आपके पास दो किस्म के टाइम होते हैं। एक क्या होता है आपके पास? एक्टिव, या फिर इसको प्यार से क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव। और दूसरा क्या बेटा आपके पास? आइडल। सवाल, आपने वर्कर्स को पेमेंट करनी है, कितने घंटों की करोगे टोटल? आप मिसाल दो, टोटल 12 घंटे, 10 घंटे उसने काम किया है, 2 घंटे फारिग बैठा है। आई डू रिपीट, भाई टोटल थे आपके पास लेट से फॉर एग्जांपल 12, 10 घंटे काम किया, 2 घंटे फारिग बैठा है। फारिग क्यों बैठा है? वजह, मशीन खराब हो गई, उसका कसूर थोड़ी है। खाना खाने चले गया, चलो, और भी वो कुछ भी है? अगर कुछ भी किसी भी रीजन की वजह से उसमें उसने काम, सवाल,
कंपनी पेमेंट कितने आवर्स की करेगी टोटल? बेटा जिस फॉर्मेट पे आपने रॉ मटेरियल्स किया था सेम फॉर्मेट है, ये टोटल हमेशा क्या होगा आपके पास? क्या होगा आपके पास? 100%। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा सॉल्व करो। इसको लिखना है, इसको लिखो पहले। सेम पैटर्न, बस वो किलोग्राम्स की जगह पर क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। What is the labor cost per unit? The same pattern as of raw materials. जी बेटा, टू मेक 1 यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए लेफ्ट क्या लिखा हुआ है? वही नीड कितने घंटे? ये क्या है? ये एक्टिव टाइम है। कौन सा टाइम है? मुझे 19 घंटे लेबर के एक्टिवली चाहिए, यानी कि वो ऊपर वाले सवाल की तरह, जिसमें से बेटा तुम्हारा आइडल टाइम कितना है? तो बेटा एक छोटी सी बात मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नीड या रिक्वायर्ड कितने आवर्स चाहिए? मेरा एक छोटा सा सवाल, ये 19 घंटे क्या है? कौन सा टाइम है? एक्टिव टाइम। कितना परसेंट होगा? 95। क्योंकि सर टोटल आवर्स कितने हैं? 100%। टोटल आवर्स क्या होते हैं? तो बच्चे अब आप मुझे तीसरी बात बताओ, ये क्या है? सर ये है आफ्टर 5% क्या? आइडल। इसका मतलब ये अपने आप में कितना परसेंट है? 95%। बेटा व्हाट टू डू नाउ, क्या करूं? 19 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा whatever the your answer is, whatever your answer is, कितना था? 20 आएगा ना? ये क्या है? इट्स माई टोटल टाइम। और एक यूनिट और सॉरी, एक घंटे का कितना रेट है? 3। 60 को हम लोग क्या बोलेंगे? पर यूनिट। दैट्स इट। यानी कि एक यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटे के लिए लेबर बुक करूंगा, जिसमें से 1 घंटा उसने फारिग बैठना, उसके भी पैसे हमने देना है। सही है? तो इट्स 60 पर यूनिट। It's not the question, it's just the basic for refreshing purpose. It's not the question. ठीक है? सवाल आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि F5 लेवल का जो सवाल है वो किस लेवल पर आएगा। यू विल गेट एन आइडिया। जी डन। जी एक्सक्यूज मी, डन। ओके, नाउ बेटा मूव नेक्स्ट। और अब आपके पास है ना बेटा हाइलो मेथड स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है आपके पास? हाइलो मेथड। अपने पास यहां पर आइएगा रजिस्टर पे, और बेटा एक हेडिंग लिखिएगा हाई लो मेथड। बेटा मैं आपको ये कॉस्टिंग का सेक्शन अभी स्टार्ट थोड़ी देर के बाद करेंगे। पहले थोड़ी सी बेसिक्स जिसमें हाई लो मेथड है। और स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि अब ये देखो, ये तो नहीं पता ना कि किस किस टाइम में कौन कौन से सवाल आ जाए। मतलब कहने का कि हाई लो मेथड भी F5 लेवल पर एक MCQ एग्जामिन हो सकती है, होती भी है, आई हुई भी है। लेकिन अगेन उसमें लेवल डिफरेंट हो जाएगा।
अब वो देखते हैं क्या, वो आपको आज की क्लास में पता लगेगा किस लेवल से आ सकते हैं। बेटा सबसे पहला पॉइंट हैमर मेथड क्या है, लिसन बेटा। एक होती है आपके पास टोटल कॉस्ट, क्या होती है, और इस टोटल कॉस्ट में दो किस्म की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल और एक क्या होती है, हाइलो मेथड। क्या करता है बेटा हाइलो मेथड, अच्छा एक छोटा सवाल इसको स्टार्ट करने से पहले, 1 मिनट, क्योंकि इससे लिंक्ड है। एक टर्म है बजट, आंसर नहीं हो, आपने पढ़ा हुआ है पहले से। एक टर्म है बजट और एक है फोरकास्ट। व्हाट इज द डिफरेंस? बजट इज फोरकास्ट, फोरकास्ट इज बजट, बोथ आर सेम। फर्क क्या है दोनों में, बुनियादी फर्क क्या है? पहली चीज, दोनों चीजें क्या है, हाँ क्या कह रहे हो आप, सही बोल रहे हो, बोलो। बजट किस पे होता है? नहीं, थोड़ा सा शायद उल्टा बोल दिया। नहीं, पहला पॉइंट बेटा, चाहे बजट हो चाहे क्या हो, दोनों एस्टिमेट है। फर्क पता है क्या है? मैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने 200 यूनिट्स बनाने, कॉपी मत करना सिर्फ सुनना। कितने यूनिट्स बनाने? 200। मैं चाहता हूं कि ये 200 यूनिट जो है ये $1000 में बन जाए। कितना बन जाए? ये मेरी ख्वाहिश है। दिस इज बजट। द थिंग विच यू प्लान, द थिंग विच यू मेक अ प्लान, जो आपकी ख्वाहिश है उसको क्या बोलेंगे? बजट। यार ये मेरा प्लान है, ध्यान से सुनना, क्या है, देयर इज अ डिफरेंस। खैर, हम लोग इंटरचेंजेबल यूज करके एक साथ एस्टिमेट करते हैं, लेकिन बुनियादी फर्क जरा सुने क्या है। फिर ये साहब आए, इन साहब ने मुझे कहा सर लास्ट ईयर हमने 200 यूनिट बनाए थे, तो तकरीबन जो है ना वो 950 रुपए लगे थे। कितने लगे थे? और इस साल इन्फ्लेशन आ गई है, और माजी में ऐसा हुआ है, कॉम्पिटिटर ने ये किया था, मार्केट में ये चल रहा है। सर इन सारी चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि खर्चा 1100 का होगा। बेटा मैं चाहता कितना हूं, वो बजट है। लेकिन पास्ट और करंट सिचुएशन को बेस बनाते हुए मैं चाहता नहीं हूं, मुझे लगता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? फोरकास्टिंग। मतलब द थिंग, आप इसको यूं समझें, द थिंग विच आई मेक अ प्लान, आई एम मेकिंग द प्लान, वो क्या है? एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन, फोरकास्टिंग। और फोरकास्टिंग का उसूल है, फोरकास्टिंग का उसूल है, आप पास्ट को एनालाइज करते हो। किसको करते हो? तो हाइलो मेथड इज नॉट द बजटिंग टेक्निक, इट इज अ फोरकास्टिंग टेक्निक, जिसमें हम माजी में हुए हुए पैटर्न को एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब उर्दू में बोले तो गौर फिक्र करते हैं कि यार माजी का डाटा उठाया, गौर फिक्र किया और अंदाजा लगा के फ्यूचर के खर्चे को एस्टिमेट किया। इस अमल को बजट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फोरकास्टिंग। क्या बोलेंगे? फोरकास्टिंग। तो सर व्हाट इज हाइलो मेथड? सर हाइलो मेथड आपके पास क्या है बेटा, ये कौन सी टेक्निक है, बजटिंग या फोरकास्टिंग? ये एक फोरकास्टिंग टेक्निक है, ये फोरकास्टिंग टेक्निक है। इसमें आप कौन से डाटा को गौर और फिक्र करते हो, मतलब एनालाइज करते हो? पास के, वो भी सिर्फ दो को। बोला भाई 5 साल का डेटा उठाओ, बोला अच्छा 5 साल का डेटा उठा लिया। बोले एक काम करो, इन 5 साल में से ना दी हाईएस्ट और दी लोवेस्ट उसको आपने निकाल लेना है, उसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। तो हाइलो मेथड बेटा क्या करता है? हाइलो मेथड सबसे पहले तो करता है सेपरेट। क्या करता है बेटा? किस चीज को सेपरेट करता है बेटा? वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। कहां से सेपरेट करता है? फ्रॉम द, फ्रॉम द पास डेटा। और बेटा उस पास डेटा में से भी कौन कौन से मेथड, सॉरी कौन कौन सी एक्टिविटी लेता है? हाईएस्ट और लोवेस्ट। पहला पॉइंट, सर ये सेपरेट करता है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करता है। कहां से सेपरेट करता है? फ्रॉम द पास डेटा, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट डेटा को एनालाइज करते हैं। और ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट को। और फिर क्या करता है बेटा? फिर ये करता है फोरकास्टिंग।
जी बेटा, फोरकास्टिंग किस चीज के लिए करते हैं? फॉर फ्यूचर। आई डू रिपीट, हाई लो मेथड क्या कर रहा है? सबसे पहले एनालाइज कर रहा है। बेटा किसको एनालाइज कर रहा है? आंसर मी, पास डेटा को। और पास डेटा में से कौन सी एक्टिविटी उसको? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। और फिर क्या कर रहा है? फोरकास्टिंग किस चीज के लिए? फ्यूचर के लिए। फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है। अब वो फॉर्मूला याद है वेरिएबल कॉस्ट निकालने का? कैसे निकालते हैं? देखो, अब इधर सर हमें चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या चाहिए? एक मिनट वेट करना। क्या चाहिए बेटा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बहुत आसान है, वेरी सिंपल। इधर देखना, एक मिनट, कॉपी बाद में। बेटा ये देखो, सबसे पहले तो ये हो गया हाईएस्ट, सॉरी, ये आपके पास हो गया बेटा हाईएस्ट। और ये क्या हो गया? इसको आपने कटा देना है, ऐसा ही है। हाईएस्ट यूनिट्स कितने हैं? 22,000। लोवेस्ट कितने? 19,000। आपको क्या चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट। क्या चाहिए? यानी कि कॉस्ट ऊपर और यूनिट्स नीचे। तो और हाईएस्ट और लोवेस्ट इनका आपको डिफरेंस लेना है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में ऊपर आप क्या रखते हो बेटा? टोटल कॉस्ट एट कौन सी एक्टिविटी? माइनस टोटल कॉस्ट एट लोवेस्ट एक्टिविटी। डिवाइड किससे कर दोगे बेटा? बेटा आपको क्या चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि ऊपर आपने कॉस्ट का डिफरेंस लेना और नीचे यूनिट्स का। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऊपर यूनिट्स नीचे। तो बेटा यहां पर क्या करना है आपने? टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस टोटल कॉस्ट एट लोवेस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है बेटा? हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। इसको जरा नोटिस करो जल्दी से। जी कुछ कह रहे हो? अच्छा उसका आंसर बता दो सब। जी बजे से डन। ओके, नाउ अब इस सवाल पर आते हैं। जी जी जिशान, वो भी निकाले थे उसमें। बड़ा इस सवाल पे जरा आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3। इसको एक बार रीड कर लें। सॉल्व नहीं करना, हम साथ सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करने के लिए मैं दूसरा सवाल दूंगा, सिर्फ रीड कर लें, सॉल्व नहीं करना। सवाल क्वेश्चन नंबर 3। जी बच्चे, रीड कर लिया आपने? अब सब चीजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ बेटा आपने फोकस किस पर करना है? हाईएस्ट और लोवेस्ट। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3। बेटा मैं यहां पर आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। और पहला स्टेप तो ये होता है, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्टिविटी। वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको क्या करना है? कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। सॉरी, कॉस्ट पर यूनिट नहीं, कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
बेटा बताइएगा हाईएस्ट अमाउंट कितनी है? 216 300 माइनस 195 230। जी बेटा क्या है? 216 300 माइनस 195 230 डिवाइडेड बाय बेटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट्स नीचे, यूनिट्स बताओ बेटा 22,900 और 19,890। आंसर व्हाट इज दिस 7? सर ये आपके पास आ गई है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि इस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने की कॉस्ट आ रही है? 7। इसके अंदर मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट है। सेकंड पॉइंट सुने बेटा, आपकी मर्जी, एक्सक्यूज मी, योर चॉइस, चाहे आप हाईएस्ट सेलेक्ट करो या लोवेस्ट, कोई एक बता दो जरा। हाईएस्ट, ये रही आपके पास हाईएस्ट, ये रही क्या आपके पास? आपकी मर्जी है, कोई सी भी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लो। जैसे आपने बोला हाईएस्ट, तो मैं हाईएस्ट ले लेता हूं। बेटा मैंने यहां पर लिखा सेलेक्टिंग कौन सी? हाईएस्ट एक्टिविटी। चल भाई मैंने हाईएस्ट एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली। और बच्चे मुझे इतनी बात बताना, एक होती है आपके पास टोटल कॉस्ट। क्या होती है? टोटल कॉस्ट। अच्छा समटाइम्स ऐसा भी है F5 में कि हाई लो मेथड एक बड़े सवाल का हिस्सा है। क्या है? एक सवाल का हिस्सा है, और समटाइम्स अगर आ गया तो एमसीक्यू में भी पूछ लेंगे, ठीक है ना। सो अब नंबर 1 टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में बेटा आपके पास क्या आती है जरा बताएं? फिक्स कॉस्ट प्लस, और वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स। मुझे नहीं पता आप हाईएस्ट लेते हो लोवेस्ट, दोनों से जवाब तो सेम आना है। जैसे बेटा हमने कौन सी एक्टिविटी ले ली है बताओ, आंसर बोलो कौन सी ले ली है? हाईएस्ट। अब आप मुझे लिखवाओ बेटा हाईएस्ट में टोटल कॉस्ट कितनी है? बेटा हाईएस्ट में टोटल कॉस्ट कितनी है? 216 300। फिक्स कॉस्ट कितनी है? नहीं पता, वही निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 7 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कितने हाईएस्ट? 22,900। यस और नो? तो बेटा ये तुम्हारे पास क्या बन गई? वेरिएबल कॉस्ट बन गई, और ये फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता। बताओ बेटा इसको। 216 300 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस मल्टीप्लाई करो 160 300। इसको वहां ले जाके माइनस करके आंसर बताओ। 56,000। बेटा एक मेरा छोटा सा सवाल, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई और कौन सी कॉस्ट आ गई है? फिक्स कॉस्ट। ये कॉस्ट आपके पास जो आई है, क्या आपने एस्टीमेट की है या माजी के डेटा से निकाली है? माजी के पास के डेटा से। आपने बोला यार पास में तो ये होता आया है कि एक यूनिट को, एक इस पीस को, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 7 रुपए लगते हैं, और लेट सपोज महीने की कॉस्ट है ये, और महीने की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 56। डिड यू एस्टिमेट और डिड यू एनालाइज फ्रॉम द पास्ट डेटा? एनालाइज्ड, गौर फिक्र किया, कहां से? पास्ट डेटा से। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है जब एक्टिविटी एक्सीड होती है, कितना एक्सीड? मतलब 23,800 नहीं, 23,800 से एक यूनिट ज्यादा एक्सीड होती है, तो कौन सा खर्चा आ रहा है? स्टेप फिक्स कॉस्ट। कितनी? 7,800। और आपसे कहा गया है कि यूजिंग हाई लो मेथड कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। बेटा अल्फाज गौर, कौन सी कॉस्ट? कितनी एक्टिविटी में? क्या जिस एक्टिविटी के लिए मैं काम करने जा रहा हूं वो मेरी स्टेप फिक्स कॉस्ट के लिए क्वालिफाई करती है? यस, क्योंकि सर सवाल में खुद लिखा हुआ है स्टेप फिक्स कॉस्ट कब आएगी? जब 23,800 को क्रॉस कर जाएगा। तो आपको 29,900 की कॉस्ट निकालनी है ना। तो अब बच्चे जरा देखिएगा, मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट फॉर कितने यूनिट्स बेटा? 29,900 यूनिट्स। अब माजी को एनालाइज करेंगे, फिक्स कॉस्ट तो रहेगी,
जी बेटा, अब आपने एनालाइज किया पास में तो ये होता आया और हाइलो मेथड का फंक्शन ये है जो माजी में होता आया है उसी को अज्यूम करोगे फ्यूचर में भी यही होगा है। तो अब जरा मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 7 × 29,900, लेकिन यहां पर दरमियान में एक और कॉस्ट आ जाएगी, कौन कितनी है वो 7,800। बेटा व्हाट इज दिस, ये क्या है फिक्स, ये क्या है और ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट। तो सर हमने पास को एनालाइज किया और फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है खर्चा इतना हो जाएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरी ख्वाहिश नहीं है ये माजी को देखते हुए एनालिसिस है। आंसर दो, अमाउंट में बताना ऑप्शन नहीं, अमाउंट कितनी है 273, ऑप्शन डी। चलो डी कर लो। 273,100, ऑप्शन बी, बी फॉर ब्रेक ले लेते हैं। हाँ 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 ले लेते हैं, रिलैक्स, आई नो इट, आई नो। इसके बाद कॉपी करो। जी ऑनलाइन बच्चों, बेटा आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया, जो बच्चे ऑनलाइन है जरा प्लीज चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिएगा। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ठीक है आप लोगों ने कर लिया। आ जाए, एक्सक्यूज मी 15-20 मिनट में आ जाए, ज्यादा लेट ना कीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे बेटा डिस्कनेक्ट नहीं करना, 15-20 मिनट के बाद हम लोग इसको रिज्यूम करना से।
अच्छा बेटा ये क्वेश्चन नंबर, एक्सक्यूज मी, सारे बच्चे आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, इसको जरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4, सारे ऑनलाइन फिजिकल सारे बच्चे, बेटा ऑनलाइन बच्चे यू ऑल आर हियर, चैट बॉक्स पर रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को जरा अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। नाउ बेटा इधर सुने, ऑप्शन डी आ रहा है ओके। अच्छा नाउ लिसन, एक्सक्यूज मी, देखो सबसे पहला पॉइंट आपको इस सवाल में लिखा क्या हुआ है बेटा, अल्फाज पे मेरे गौर आ, इसमें लिखा है देयर इज अ स्टेप फिक्स कॉस्ट 8500। हाँ स्टेप फिक्स कॉस्ट है, कब है? जब आपकी एक्टिविटी 17,000 को क्रॉस कर जाती है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉमन फिक्स कॉस्ट। बेटा पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉमन फिक्स कॉस्ट? कॉमन फिक्स कॉस्ट क्या है? जो दोनों एक्टिविटीज में है। हाँ एक एक्टिविटी में आपके पास 8,500 एक्स्ट्रा होगी, बाकी तो सब कॉमन है ना। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जो बेटा आपने लास्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, इसमें तुम्हारी कॉमन फिक्स कॉस्ट कितनी थी? कहाँ गई कॉमन फिक्स कॉस्ट? कितनी थी बेटा? 56,000 कॉमन फिक्स कॉस्ट थी, हाँ है ना। ये सब में है, लेकिन किसी एक एक्टिविटी में कोई कॉस्ट अनकॉमन है। अच्छा अब इधर आए तो बेटा इधर, अब यहां पे आपके पास, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ओके सॉरी इधर ही आ जाएगा, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, सबसे पहला पॉइंट इस सवाल पे अगर आप देखो कितनी एक्टिविटीज आपको गिवन है, दो, 10,600 और 18,000। मैं क्या काम कर रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कर रहा हूं, आंसर कीजिएगा बेटा। एक है हमारे पास 10,000 यूनिट्स, इसकी कॉस्ट बताना बेटा कितनी है, कॉस्ट बताना, कॉस्ट 155,400। दूसरा यूनिट्स बताओ, ये लो 10,600 हो गए, 10,600 और दूसरा कितना है, 18,000 क्या है, यूनिट्स है। इसकी कॉस्ट बताओ, 235, 230,500। अच्छा बेटा देखो सवाल में खुद कह रहा है कि जब आपकी एक्टिविटी लेवल एक्सीड करेगी, किससे? 17,000 यूनिट्स को एक्सीड करेगी, तो आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट आएगी कितने रुपए की? जी बेटा 8,500 की। इसका मतलब जब एक चीज सवाल में खुद लिखी हुई है, तो यहां पर बेटा इधर मुझे बताएं, इस वाली टोटल कॉस्ट में ये आपके पास है कौन सी कॉस्ट बेटा? टोटल कॉस्ट। इसमें फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें फिक्स कॉस्ट है
वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन क्या ये 17,000 हमारे थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रही है? तो इसमें एक इजाफी कॉस्ट भी होनी चाहिए। कौन सी वाली? कितनी है वो? कितनी बेटा? 8500। अब मेरा एक छोटा सा सवाल, इधर बेटा आंसर कीजिएगा, एक्सक्यूज मी, क्या ये, एक्सक्यूज मी बेटा आंसर कीजिएगा यस और नो में, क्या ये 8500 यहां पर है? नहीं, यहां है। हाई लो मेथड किसको सेपरेट करता है? वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को, जो कॉमन होता है। तो इस वाली एक्टिविटी में ये जो खर्चा है, ये जो खर्चा है 8500 का, ये इजाफी खर्चा है, हाँ या ना? और मुझे पता है, और एक चीज मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स का डिवीजन का रूल होता है, जब आप किसी को किसी चीज से तकसीम करते हो ना, डिवाइड करते हो, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब यहां पर दो कॉस्ट है, फिक्स और वेरिएबल, यहां पर तीन कॉस्ट है। हाई लो मेथड कॉमन चीजों के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो अब जब एक चीज आपके पास बेटा पहले से इंक्लूडेड है, या आपके पास ऑलरेडी क्या है बताइएगा? ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो ऐसे में अब आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले इसको माइनस करना होगा, फिर आप नॉर्मल तरीके से क्या अप्लाई करोगे? हाई लो मेथड। क्योंकि ये 8500 का जो खर्चा है, ये ऑलरेडी शामिल है। कहाँ शामिल है? टोटल कॉस्ट के अंदर। सो व्हाट शैल आई डू नाउ? क्या करूं? 230 500 में से क्या कर दूं बेटा? कितना आंसर आएगा? 222। अब ये बताओ नाउ, अब इस खर्चे में दो चीजें आ गई है, कौन कौन सी? वेरिएबल फिक्स, और जो लोवेस्ट है उसमें भी क्या है? कॉमन एलिमेंट हो गए, सेम प्रॉपर्टीज हो गई। अब लगेगा क्या? हाई लो मेथड। तो ये ऑलरेडी क्या था आपके पास? इंक्लूडेड था। अब बच्चों, अब यहां पर लगेगा हाई लो मेथड, और व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू डू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बेटा नीचे तो यूनिट्स आ जाएंगे, 18,000 और 10,600, हाँ या ना? अब ऊपर हाईएस्ट की कॉस्ट 2,30,500 नहीं होगी? कितनी होगी बेटा? माइनस 155,400, हाँ या ना? आंसर 9 आ रहा, 9 पर यूनिट। खवातीनो हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, बेटा ये जो $9 पर यूनिट है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। क्या है? इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका कॉन्सेप्ट बता दो। ये 9 पर यूनिट क्या गई आपके पास? अब सवाल, सर आरिस आपने ये एक सवाल ही आया कि ये वाला खर्चा आपने माइनस क्यों किया? बेटा एक चीज, जब आप कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते हो, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए। आप मुझे आंसर कीजिएगा, आप ही आंसर करना। बच्चे मुझे ये बताओ, इस 155,400 में कौन कौन से खर्चे शामिल हैं? एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन बेटा इस 230 500 में तीन किस्म के खर्चे शामिल हैं। फिक्स वेरिएबल जो वहां पर है, उसके अलावा, तो ये सेम प्रॉपर्टी तो नहीं हुई ना। तो हाई लो मेथड किसको सेपरेट करता है? फिक्स कॉस्ट को, और जो कि कॉमन होते हैं। तो ये 8,500 कॉमन है, अनकॉमन है, तो मैंने पहले से इसको साइड पे कर दिया। अब दोनों एक्टिविटीज में 90 पर यूनिट कॉस्ट है ना, क्योंकि अच्छा अब ये माइनस क्यों किया? क्योंकि आप सवाल रीड करो, सवाल में देखो क्या लिखा है। बेटा सवाल में लिखा हुआ है आपके पास, जब आपका खर्चा किससे बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब सवाल में जब 18,000 यूनिट्स है, तो ये वाली कॉस्ट इसमें ऑलरेडी शामिल है ना पहले से। है ना समझ में? तो इसलिए हमने ऑन कॉमन कॉस्ट को जो है ना, वो क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एक्सक्यूज मी, बाकी सबको क्लियर है ये माइनस क्यों किया? क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो जब आपने इसको माइनस किया, 222,000 आया। अब इस अमाउंट में कौन कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल और फिक्स, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा जी बेटा 9, अब क्या करना है आपको? कैलकुलेट क्या करना है सवाल में? कॉमन फिक्स कॉस्ट। तो बेटा क्या सेलेक्ट करूं, हाईएस्ट या लोवेस्ट? आपकी मर्जी है, जल्दी बताओ। ये लो लोवेस्ट ले लो, सेलेक्टिंग लोवेस्ट एक्टिविटी।
बेटा हाईएस्ट लो लोवेस्ट लो तुम्हारी मर्जी, आंसर तो सेम ही आना है ना, ठीक है। तो अब इधर आ जाए लोवेस्ट एक्टिविटी पे, बेटा दैट इज माय टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा, 155,400 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट 9 माइनस 10,600। जी बच्चा आंसर बताना डायरेक्टली। 60,000 ऑप्शन। आप लो हाईएस्ट ले लो लोवेस्ट ले लो, एक ही बात है। लेकिन बेटा एक मिनट ख्याल रखना, अगर आप हाईएस्ट एक्टिविटी लोगे तो ये वाली होनी चाहिए, यू विल गेट द सेम आंसर। क्या चीज कर सकते हैं अगले सवाल में, क्यों? इस सवाल में आपको ऑलरेडी गिवन थी, तो मालूम क्या करना था, अगले सवाल में गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा जी। वो डिपेंड करेगा अगर टोटल कॉस्ट 17,000 यूनिट से ज्यादा है तो, इस कंडीशन में नहीं नहीं, अभी तो इसमें तो सिर्फ ये था। अच्छा अगर रिक्वायरमेंट ये होता है कि कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर 16,000 यूनिट्स, तो फिर आप ये स्टेप फिक्स कॉस्ट नहीं लेते, अगर हाँ 17,000 से ज्यादा तो फिर लेते। हाँ फिर सारी कॉस्ट, हाँ। एक्सक्यूज मी बेटा बात सुने, इज इट डन? आपका एक सवाल ये था कि सर क्या हम इससे फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, द आंसर इज यस। इस सवाल में तो जरूरत ही नहीं है, क्यों? जी बेटा क्लियर नाउ। ये सवालात मैं समझता हूँ ये सारे सवालात पेपर MA2 और F2 लेवल के थे। अब रियल F5 में इस किस्म का क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन 5 का, और ये सवाल जो है ये मैंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपकी कैप्लान किट से। एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा बेटा, एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास? बेटा इस सवाल को जरा रीड करना तो प्लीज। दिस इज अ क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट फ्रॉम योर कैप्लान किट, प्लीज इसको रीड कीजिएगा सारे बच्चे। जी बेटा ये पढ़ लिया आपने सवाल। नाउ एक्सक्यूज मी, आई एम गिविंग यू पीपल नो हिंट एट ऑल, जो समझ में आता है क्या करो, ट्राई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं, पहले तो होगा ही नहीं, करना क्या है, अगर हो गया तो गलत होगा, मसला नहीं है। आई वॉन्ट योर आंसर, गलत सही कुछ भी है। पता है बच्चे यूं ट्राई नहीं करते कि सर गलत हो जाएगा, तो होने दो ना भाई, अगर यहाँ पर गलत होगा तो सीख जाओगे, वरना वहां पे गलत होगा तो बिला वजह 80-82 नंबर आ रहे होते हैं, ठीक है। मैं डिमोटिवेशन वाली बातें नहीं करता। जरा एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 5, वट एवर यू कैन डू, एक्सक्यूज मी, जस्ट ट्राई, स्टार्ट। ऑनलाइन बच्चे बेटे सारे,
कुछ आंसर है ये तो बात जी, कुछ आंसर है लोगों है। अच्छा अब जरा देख लेते, एक्सक्यूज मी, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये बेटा, ये जो सवाल है ना, ये सवाल उस ट्रेडिशनल अंदाज से सॉल्व नहीं होगा जैसा आपने पहले किया था। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, इधर लिसन, एक्सक्यूज मी, बच्चों लीव लीव इट, और अगर कोई ट्राई रहा है तो छोड़ दें। इधर जरा ध्यान दें। सबसे पहला पॉइंट, ये जो अमाउंट लिखी है टोटल कॉस्ट 16,400, 23,600, ये लिखा है द फिक्स कॉस्ट स्टेप अप बाय कितना परसेंट? क्या आप अभी मुझे स्टेप फिक्स कॉस्ट बता सकते हो कितनी है? नहीं बता सकते। मैं बताऊं कैसे। अगर किसी बच्चे ने यू किया ना, 23,600 का 40%, बिल्कुल गलत है, ये मैंने लिखकर कट कर दिया, वो भी गलत है। उसकी मैं आपको रीजन बताऊं, सुने, पहले एक काम करें, इधर रोना, डोंट क्राई, डोंट क्राई, इधर ये जो लिखा ना, इसको लिखकर कट करना। वेट, ये पता है क्या चीज लिखी हुई है? ये बेटा इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये है, इसमें क्या चीज है बेटा? आप एक काम ये करें, सारे बच्चे अपने क्वेश्चन पेपर भी ऐसे लिखिएगा, फिर मैं फिर आंसर आपको करवाता हूं। इस 23,600 में तीन किस्म की कॉस्ट है। एक वेरिएबल कॉस्ट है, एक क्या है, और इसका 40% है। ओ नहीं, इधर सुनो भाई, ओ को छोड़ो इधर। ये जो 40% है ना, ये 40% टोटल का नहीं है बेटा, वो बाद में सबर। द फिक्स कॉस्ट इज स्टेप अप बाय 40%। इसका मतलब आप इसको सॉल्व किए बगैर अभी स्टेप फिक्स कॉस्ट बता ही नहीं सकते। यानी कि इफ यू विल डिवाइड इट बाय 140 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि बेटा इस 23,600 में एक और खर्चा भी तो है, कौन सा? यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स हम इसको बता ही नहीं सकते, राइट? अब ये क्वेश्चन पेपर पे आप लिखेंगे। अच्छा, इस तरह की सब, दिस इज F5 लेवल, हाँ, दिस इज F5 लेवल ऑफ हाइलो मेथड। अब इसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, एंड दैट इज मैथ्स की इक्वेशन के जरिए से। किससे? आप लोगों ने बचपन में स्कूल पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, उसमें आपने मैथ्स पढ़ी है, उसमें आपने इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका समझा है। ऐसे ही मिसाल दे रहा हूं, आप लोगों ने इधर ऐसे इधर जैसे बोलते हैं ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो सर ये क्या आ गया इसमें? बेटा आप जरा सुने, होता पता है क्या है? आप बच्चे ना इस वक्त पढ़ो कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है हिसाब लगाना, और हिसाब किताब लगाने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है। अब वेट करना, कॉपी मत करना प्लीज। सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, बेटा सॉल्यूशन, एंड आई वांट यू पीपल नॉट टू कॉपी। बेटा जब मैं कहूं तब आपने कॉपी करना है। अगर किसी बच्चे का जवाब कुछ आया है, वट एवर जो भी, हम उसको देख लेता है, ठीक है? अब सुने, देखो इसमें आपके पास दो तरह की यूनिट्स एक्टिविटीज है बेटा। एक तरफ है तुम्हारे पास 800, और दूसरे कितने बताना? 1200। बच्चे ये क्या है? यूनिट्स। प्लीज इसकी जरा मुझे कॉस्ट बताओ। 16,400, 23,600। इसमें वेरिएबल है और फिक्स है, इसमें वेरिएबल है और स्टेप एफसी है। कितना? अगर स्टेप फिक्स कॉस्ट ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं, लिखा हुआ होता 2,000 है, क्या करता? माइनस करना। अगर लिखा होता 3,000 है, माइनस करता। यानी अगर स्टेप फिक्स कॉस्ट के आगे कोई अमाउंट लिखी हुई होती, क्या करते थे? स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस हो जाती, हाँ या ना? इस वक्त कितनी है मुझे नहीं पता, अमाउंट कितनी है ये पता है? नहीं पता। तो बेटा यहां पर फिक्स कॉस्ट 100% है, और स्टेप फिक्स कॉस्ट कितना है? 40%। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब बेटा वेट वेट, कॉपी नहीं, जस्ट वेट। इसको
अगर आपके पास स्टेप फिक्स कॉस्ट की अमाउंट होती तो आप क्या करते? माइनस करके नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते। इधर स्टेप फिक्स कॉस्ट की कोई अमाउंट नहीं होती, क्या इंस्टेड स्टेप फिक्स कॉस्ट के आगे क्या दिया हुआ है? परसेंटेज। यहां पर आप इक्वेशन के जरिए से सॉल्व करोगे। किस जरिए से? जस्ट वेट एंड डू नॉट सॉल्व एंड डू नॉट कॉपी। बेटा इधर मुझे आप बच्चे बताएं, टीसी मेरा मतलब टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, हाँ या ना? इधर भी यही होगा बेटा, हाँ या ना? ना, एक काम करें, मुझे आप लिखवाएं टोटल कॉस्ट क्या कितना है बेटा? जी बेटा कितना है टोटल कॉस्ट? 16,400। फिक्स कॉस्ट नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट एक्स ले लो, उसको एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो। यूनिट्स कितने? 800, राइट? आया ना? यहां पे भी लिखाओ 23,600। क्या मैं, हाँ, क्या मैं इसको 140% फिक्स कॉस्ट बोल दूं? वहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी थी? पता नहीं कितनी है। यहां पर फिक्स कॉस्ट उतनी है, उसके ऊपर से तो कितना हो जाएगा? 140%, सही। यानी कि ये 100 और 40 मिलकर, क्या बेटा यहां पर मैं लिख दूं 140% फिक्स कॉस्ट, है ना? ठीक है। और आगे x मल्टीप्लाई बाय 1200। जब आप मैथ्स करते हो तो उसमें एक चीज है जिसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी कि चीजों को और सिंपल करते जाए। अब जैसे मिसाल 16,400 इज इक्वल टू एफ सी प्लस एक्स 800, 23,600 इज इक्वल टू 140 का मतलब होता है 140/100, परसेंटेज लगी है तो ये कितना बन जाएगा? 1.4। तो बेटा ये हो जाएगा 1.4 एफ सी प्लस एक्स 1200। यह सही है? अब वेट करना, मैथ्स, मुझे x भी नहीं पता, y भी नहीं पता, यस और नो? व्हाट इज x हियर? ये थोड़ी देर के बाद फिल कर लेना। व्हाट इज x हियर बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। y मतलब fc, वो भी मुझे नहीं पता। अब जब भी आपको कोई चीज नहीं पता होती तो आप किसी एक वेरिएबल को अकेला कर दो। जैसे एग्जांपल, नाउ बेटा व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, यहां पर मैंने किया फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 16,400 माइनस एक्स 800। जाना सही है? यहां पर भी मुझे यही करना है। 1.4 एफ सी इज इक्वल टू 23,600 माइनस एक्स, लेकिन मुझे फिक्स कॉस्ट को अकेला करना है, तो 23,600 माइनस एक्स 1200 डिवाइडेड बाय 1.4। यहां तक बात क्लियर है? अब इस तरह की इक्वेशंस को बच्चों, इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का वे आउट क्या होता है? अब आपने इन दोनों के आगे उन दोनों की इक्वेशंस रख देनी है। क्या रख देनी है? अब तरीका क्या है, इधर देखें। नाउ एफ सी इज इक्वल टू एफ सी। अब इन दोनों के आगे क्या रख दूं? इन दोनों की इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन बताओ मुझे कितनी है यहाँ पे? 16,400 एक्स 800 इज इक्वल टू 23,000 माइनस डिवाइडेड बाय, है ना? अब क्या होगा? अब ये होगा सिंप्लीफिकेशन, है ना? कंटिन्यू करके दो मुझे। इससे आप x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो। बेटा दिस इज द F5 लेवल ना। अगर एम वो ये मत बोलना कि ऊपर वाले का सवाल आ जाएगा, हाई लो मेथड का इस तरह का आएगा। नाउ प्लीज सिंप्लीफाई इट। यानी कि ये इधर 1.4 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल नाउ 16,400 माइनस एक्स 800, 1.4 इज इक्वल टू 23,600 माइनस एक्स 1200।
बेटा इसको अगर आप मुझे कॉपी करें और आगे सिंप्लीफिकेशन करके दें, कोई ना कोई तो आंसर आएगा एक्स का। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 8 आया। किसी भी इक्वेशन में रख के फिक्स कॉस्ट निकाल लो। जी मनीष, आपने जो चैट बॉक्स पे लिखा था बेटा 23,600 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाई बाय 40, वो समझ में आ गया मनीष? जी सही अहमद, आपने सही लिखा है। ठीक है। बेटा वो अटेंडेंस शीट आप लोगों ने पीछे पास कर दी? अच्छा, आप उसको साथ साथ पढ़ लें। एक्सक्यूज मी, गर्ल्स में भी एक शीट आई है, वो पढ़ दीजिए। फ्राइडे 9 से 1, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 बजे। सिंपल। बाकी चौथी और पांचवी क्लास बाद में बता दूंगा। हाँ, अगले हफ्ते से। बेटा ये सॉल्व का कुछ आंसर है ना? अब देखो, एक्सक्यूज मी बेटा, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस वन, एक्सक्यूज मी, ये 1.4 जो है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा पहली फिगर से और दूसरी फिगर से भी, तो यानी कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। आंसर बताना पहले वाले का। 22,960 माइनस 1120x, ठीक है, इज इक्वल टू 23,600 माइनस x 1200। हाँ या ना बच्चे? ना अब आपको इज इक्वल टू के सिर्फ प्लस माइनस करके सिंपली इसको आपने फिनिश करना है। मैं इस 22,960 में इसको वहां ले जाके माइनस कर रहा हूं। 23,600 इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पर है, x 1200। इसको वहां ले जाके क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस x 1120। बेटा इसको माइनस करके आंसर बताओ। -640। और इसको, अब माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर की आती है ना, माइनस कितना आएगा? 80। 80x, ऐसे ही। तो x इज इक्वल टू -640 डिवाइडेड बाय -80। x इज इक्वल टू 8। और x क्या था बेटा हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ या ना? अब एक चीज शायद आपको समझने में करने में लेंदी लग रहा है, यही तो प्रैक्टिस है, एक बार उसको दोबारा से आपने करना है तो समझ आएगी। बेटा क्यों वहां पर हमने सफिक्स कॉस्ट माइनस नहीं की थी? बिकॉज हमें पता ही नहीं था। हमें पता क्या था? सिर्फ और सिर्फ क्या पता था? 40%। ये आ गया एक्स वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गया बेटा मेरे पास नंबर 1 का आंसर। 2 में इसने क्या बना है? कॉमन फिक्स कॉस्ट। अब बेटा इधर
इसको किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो मैथ्स, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो मैं लिख रहा हूं प्लेस x इज इक्वल टू $8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा जरा इक्वेशन नंबर 1 के बारे में मुझे बताओ, क्या है इक्वेशन नंबर 1? एफ सी इज इक्वल टू 16,400 माइनस 800। बताइएगा बेटा आंसर। 10,000। ये मेरे पास बी का आंसर हो गया, ये ए। अब ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं इधर इधर बेटा, मैं पूछ रहा हूं, मुझे आंसर देना, सवाल में नहीं लिखा हुआ। व्हाट इज स्टेप फिक्स कॉस्ट? 4,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000। स्टेप कॉस्ट कितनी है? इसका 40% ज्यादा, तो वो कितना हो जाएगा? कहीं लिख लेना वो भी। इस तरीके से आपके पास काम होता है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं। नहीं नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट तो 14,000 हो जाएगी ना, लेकिन आपको सवाल में क्या पूछा था? टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली? कॉमन। हम्म। अच्छा देखिए, आज वेडनेसडे, आज हमारी क्लास थी, कल नहीं है। नेक्स्ट क्लास कब होगी? फ्राइडे। फ्राइडे को इंशाल्लाह ताला आपको मैं बता दूंगा कि 3 तो क्लास है, चौथी कब है, और 5th क्लास जब ऐड होगी तो बता दूंगा। चौथी क्लास में इंशाल्लाह आपको फ्राइडे को ही बता दूंगा कि किस दिन है। और जरा सा क्लैश देख लेना कौन से बच्चों का कौन सा क्लैश है इसमें। क्योंकि वो बॉयज में अटेंडेंस शीट, प्लीज इसको फिल करके वहां सर्कुलेट कर दो गर्ल्स में। जी हो गया ये। चले ऑनलाइन बचे हो गया, सो गैस कैन लीव। फ्राइडे को 9 बजे, ठीक है, 9 से 1। एक क्या, वो थोड़ी देर पहले ऑफ हो जाएगी जुमे की वजह से, जुमे की नमाज के लिए। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को, ठीक है, चलो खुदा हाफिज।